काफ़ी देर से रसोई के दरवाजे से मैं मिसेस खन्ना को रोटी बनाते हुए देख रही थी। वे बार-बार पतली रोटी बेलने की कोशिश में रोटी और बिगाड़ देती। हर बार आटा बेलन पर चिपक जाता था। झुंझलाकर उन्होंने मोटी सी रोटी तवे पर सेकने के लिए डाल दी तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। क्यों भाभी जी, रोटी बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हंसकर मैंने कहा, आप इधर कब से खड़ी हैं, आइए बैठिए। देखिए न, इतनी देर से रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हर बार भारत का नक्शा बन जाता है। वह खिलखिला के हंस पड़ी। उनके हाथ से बेलन लेकर मैंने कहा, लाइए मैं रोटी बना देती हूँ। मेरी रोटी फूलते देखकर वह खुश हो गई थी। क्या करे, हमसे तो रोटी नहीं फूलता। डॉक्टर ने पूरी पराठा सब खाने से मना किया है। नर्सिंग होम में तो रोटी मिलती थी खाने में, घर में आकर हमको रोटी बनाना सबसे कठिन काम लगता है। आप फ़िक्र मत करिए, भाई साहब के लिए रोज़ गरमा-गरम रोटी मैं बना दिया करूँगी। और फिर काफ़ी दिनों तक मैं गरम रोटियाँ खन्ना साहब के घर पहुँचाई। खन्ना साहब का घर पास ही था, इसलिए मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। क्या रोटियाँ बनाती हैं आप समय की पाबंदी से, घड़ी 1 बजाना चाहे भूल जाए, लेकिन आपका रोटी पहुँचाने का समय कभी भी नहीं बदलता। खन्ना भाई साहब के चेहरे पर संतुष्टि देखकर मुझे खुशी की अनुभूति होती। खन्ना साहब के बच्चे पुणे हॉस्टल में रहते हैं। खन्ना साहब हमारे पड़ोसी हैं, रिटायर होने में कुछ महीने ही बाकी हैं, इसलिए ज़्यादातर छुट्टी लेकर ताश पार्टियों में समय व्यतीत करते हैं। हर वक्त उनके यहाँ जमघट लगा रहता है, लेकिन जब से उन्हें दिल का दौरा पड़ा है तब से लोगों का आना-जाना कम होने लगा है। हाँ, पड़ोसी होने के नाते हम लोगों ने खन्ना साहब की दवा, फल, नर्सिंग होम लाने-पहुँचाने की पूरी ज़िम्मेदारी ले ली थी। कई-कई बार अभय नर्सिंग होम का चक्कर लगाते। मिसेज़ खन्ना को मैं हिम्मत बँधाती कि हम लोगों के रहते वह बिल्कुल फ़िक्र ना करें। मिसेज़ खन्ना का मेरे व्यवहार पर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि हम लोगों का उनके घर कभी ताश या पार्टी में आना-जाना था ही नहीं। हमारा मिलना-जुलना होली-दिवाली तक ही सीमित था। खन्ना साहब की तबीयत पहले से काफ़ी सुधर गई, तो लोगों ने फिर उनके घर मजमा लगाना शुरू कर दिया था। रात के 12 बजे तक ताश की मंडली जमने लगी थी। चाय-कॉफ़ी का दौर फिर पहले की तरह शुरू हो गया, तो हम लोगों का आना-जाना कम हो गया। उस दिन मेरी गैस खत्म हो गई थी। सोचा कि मिसेज़ खन्ना के पास तो 2-2 सिलेंडर अलग से रखे रहते हैं और कल ही उनकी नई गैस भी आई थी। उनसे सिलेंडर माँग लूँ, 1-2 दिन में मेरी आ जाएगी तो वापस कर दूँगी। हालाँकि कुछ भी ना माँगने का मेरा उसूल मेरे पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। फिर भी हिम्मत कर ली मैंने। मिसेज़ खन्ना के ड्राइंग रूम के बाहर मेरे पैर ठिठक गए थे। अरे वो रोटियाँ तो मैं कुत्तों को फेंक दिया करती थी और बदले में इडली और सांभर खूब भेजा करती थी। मिसेज़ खन्ना की आवाज़ ने मेरे कदम थिरथिर कर दिए थे। अंदर से आती आवाज़ें मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेल रही थी। कॉल बेल पर हाथ रखते ही अपना नाम सुना तो हाथ वहीं रुक गए। मिसेज़ मेहता को तो लेखिका बनने का भूत सवार है। ठीक कहती हो तुम, वह खुद को न जाने क्या समझती है। पूरा जाड़ा बीत गया, हम सब महिलाएं मिलकर धूप में बैठती हैं, पर उन्हें गपशप करने की फुर्सत ही नहीं है। शारदा का स्वर था। क्या मिसेज़ मेहता की कोई कहानी छपी है कहीं? मिसेज़ मीना मुंह में पान रखती हुई बोली, हाँ सुना तो है, स्थानीय पत्रिका में छपी है कोई कविता, लेकिन कौन पढ़े। मैंने एक दिन मिसेज़ मेहता से कहा था कि हमारे लेडीज क्लब की मेंबर बन जाइए, तो पूछने लगी क्या होता है क्लब में। मैंने बताया 500 रुपये महीने सब सदस्यों से लेकर जमा करते हैं और किसी घर में महीने में एक बार ताश पार्टी होती है, वही रुपए खर्च हो जाते हैं चाय नाश्ते में। तो मिसेज़ मेहता ने माफ़ी मांग ली थी, यह कहकर कि ताश तो मैं कभी खेलती नहीं, कुछ आता हो तब तो क्लब की सदस्य भी बने। हा हा जोर उठा के गूंज गए। हमारे पति तो सब पोथी पात्रा आग में झोंक दे, और नहीं तो क्या। एक एक आवाज़ जानी पहचानी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख मिसेज़ खन्ना की बातों से हुआ और कुछ सुनने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। खैर कुछ भी कहिए, आखिर उन्होंने भाई साहब के लिए बहुत दिन तक गरम-गरम रोटियाँ भेजी है, वरना वह तो किसी के घर बहुत ज़्यादा आती-जाती तक नहीं। मीना की बातों ने मेरे कदमों की चाल बढ़ा दी और मैं उल्टे पैर वापस आ गई। घर में आते समय पोस्टमैन को देखा। शायद मेरी कोई रचना का कविता वापस आई है, क्योंकि लिफाफा वही है जो मैंने टिकट लगाकर अपना पता लिखकर रचना के साथ भेजा था, ताकि अस्वीकृति होने पर रचना वापस की जा सके। मम्मी, आपकी रचनाएं संपादक के खेद सहित। रिया हंसी। फिर से कोई कविता या कहानी वापस आ गई है क्या? अभय ने पूछा। मेरी चुभन बढ़ गई। सोचने लगी सब मुझ पर हंसते हैं, क्योंकि मेरी कोई कविता, लेख, कहानी किसी पत्रिका में नहीं प्रकाशित हुई है। यहाँ तक कि जब पोस्टमैन जोर से लिफाफा ग्रिल के अंदर फेंकता है तो वह मेरे दिल पर चोट करता है। मैं क्या करूँ? एक दिन सब कहानी कविताओं में आग लगा दूँ तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एक छोटी सी स्थानीय पत्रिका में एक बार मेरी कविता छपने की सूचना
मिली थी, उसी दिन मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। लाओ रिया, देखे तो क्या है। अभय ने हाथ बढ़ाया। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। रिया के हाथ से लिफाफा छीनकर मैं अंदर आ गई। सफ़ेद रंग का मेरे हाथ का लिखा पता, लंबा लिफाफा। मैं समझ गई कोई कविता वापस आई है। रिया की आवाज़ें मेरे कानों में सुई चुभ रही थी। हमें खेद है, हम आपकी रचना का उपयोग अपनी पत्रिका में नहीं कर पा रहे हैं। अन्यत्र उपयोग के लिए रचना वापस की जा रही है। वही रटे रटाए से कुछ वाक्य जो कहानी कविता की वापसी की अवस्था के बाद सुनने या पढ़ने को मिलते थे। तकिए के नीचे लिफाफा रखकर आंख बंद कर मैं लेट गई। बुझे मन से लिफाफा खोलकर देखने की इच्छा नहीं हुई। नहीं, अब और हंसी नहीं उड़वाऊंगी अपनी। आज ही सारी कहानियों कविताओं को आग लगाकर खत्म कर डालूंगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नाराज हो गई क्या मैडम? एक कप चाय नहीं पिलाओगी? अभय ने पलंग पर लेटते ही चिकोटी काट ली। मैं चुपचाप उठी और किचन में चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर विचार मग्न हो गई। आज के बाद सब खत्म कर दूंगी। कभी कागज पेन को कोई रचना लिखने के लिए हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे भाई, कहाँ हो मैडम? यह देखो, तुम्हारी कहानी का 10,000 रुपये का चेक आया है। अभय ने पलंग पर उछलते हुए कहा। तो जल्दी से आकर मैंने झपट कर लिफाफा छीन लिया। बेकार में मुझे चिढ़ा रहे हैं यह सोचकर, लेकिन यह क्या, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। संपादक के अभिवादन सहित पर मेरी निगाहें स्थिर हो गई। क्या ये सच है? इतनी बार निगाहों ने संपादकों के खेद सहित पढ़ा है। अनगिनत रचनाएं वापस आ जाती हैं। इसी डर से आज मैं लिफाफा खोल कर नहीं देख रही थी। जंगल की आग की तरह यह खबर कॉलोनी में फैल गई। अगले दिन सब पड़ोसी ने मिठाई खाने और मुबारकबाद देने आई। सबकी जुबान पर प्रशंसा थी। सब मेरी तारीफें के पुल बांधते जा रहे थे। अब तो हम शान से कहेंगे कि लेखिका मोनिका मेहता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, हम कहेंगे कि मिसेस मेहता हमारी खास मित्रों में से एक है। मन ही मन मुस्कुराती हुई मैं मुखौटों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब